2 सेकंड आप रुकना, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसे हो आप लोग? अच्छा, अभी तक हमने जितना पढ़ा समझ में आया? ओके। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बोल रहा हूँ कि ये उपन्यासों को आपको खुद को पढ़ के आना चाहिए एक बार, ठीक है? क्योंकि उपन्यास जो है वो एक बार कहानी के रूप में, कथा के रूप में लिखे हुए हैं, यानी उपन्यास कथा के रूप में पूरे है कि भाई क्या कथा उसमें चल रही है ना। तो कथा के रूप में आपको पढ़ के आना चाहिए पूरा उपन्यास, ताकि यहाँ पर जब मैं उसको समझाऊं, उसका मेन पार्ट है यहाँ पर समझाऊं। हालांकि जब मैं समझाता हूँ तो वो पूरी चीजें कवर हो जाती है यहाँ पर। जैसे मैंने कल आपको गोदान उपन्यास समझाया था, तो गोदान उपन्यास आपको पूरा कंप्लीट हो गया था भाई, कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी पुत्री है, कौन किसका पति है, किसने किससे कितने रुपए लिए थे, किसका क्या कथन है, ये सारी चीजें मैंने लगभग वो सारी चीजें बताने का प्रयास किया जो एग्जामों में या तो पूछी गई है या पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना। तो आपको पहले से उन चीजों को पढ़ना है कि भाई ये चीजें होती क्या है ना। तो उपन्यास जब आप एक रीड कर दोगे, 2 रीड कर लोगे, यानी 1 से 2 बार उसको जब पढ़ लोगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा ना। तो एक बार उसको कम से कम पढ़ के आना। देखो, वहां समझ में आता नहीं आता उसको इतना लोड मत लिया करो, उसको बस 1 बार 2 बार पढ़ लिया करो पहले, क्योंकि पढ़ने मात्र से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर यानी कि जब पढ़ के आओगे फिर क्लास में मैं समझाऊंगा, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी कि हाँ यार, सर ने ये बताया था, हमने ऐसा पढ़ा था, तो ऐसा चलता रहेगा और आपके क्वेश्चन भी साथ साथ में चलते रहेंगे ना। चलो, आज हमारा अगला उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी में मैं आपको बता दूं 2 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? शेखर एक जीवनी जो है ये 2 भागों में बटा है। और 2 भागों में बटा, तो हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ भाग 1 जुड़ा है। हमारे सिलेबस में क्या जुड़ा है? शेखर एक जीवनी का भाग 1 जुड़ा है। और ये किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। अज्ञे का जन्म आपको पता है 1911 में हुआ था, ठीक है? शेखर एक जीवनी भाग 1 हमारे सिलेबस में जुड़ा है, लेकिन शेखर एक जीवनी 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा है। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय क्या यह अज्ञेय का उपन्यास है, और अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था। अच्छा, भाग 1 हम देख लेते हैं। भाग 1 शेखर एक जीवनी का भाग 1 1940-41 में प्रकाशित हुआ था, और उसका नाम है उत्थान। क्या नाम है? उत्थान नाम से उसको प्रकाशित किया था, यानी भाग 1 को उत्थान कहा जाता है। और भाग 2 जो है शेखर एक जीवनी का, वो 1944 में प्रकाशित हुआ, और ये संघर्ष नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से प्रकाशित हुआ? संघर्ष नाम से। अच्छा, शेखर एक जीवनी से अभी जो हमारा दिसंबर वाला एग्जाम हुआ, जो मतलब जनवरी में हुआ था, तो उसी से क्वेश्चन आए थे ना। जो 8 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसी से क्वेश्चन आया था। शायद उन्होंने भाग 1 से क्वेश्चन पूछा था कि भाग 1 कब प्रकाशित हुआ था, तो 1940-41 में प्रकाशित हुआ है ना। और भाग 2 जो है वो 1944 में प्रकाशित हुआ। तो भाग 1 1940-41 में प्रकाशित हुआ, और इसको उत्थान कहा जाता है। उत्थान नाम से इसको बताया जाता है। और भाग 2 जो है 1944 में प्रकाशित हुआ, और इसे संघर्ष नाम से, यानी उत्थान और संघर्ष, ये याद रखना कि उत्थान भाग 1 है, संघर्ष भाग 2 है। ये सन भी याद रखना है, क्योंकि पिछली ही एग्जाम है, जस्ट पिछली जो एग्जाम हुई है दिसंबर वाली, जो कि जून में हुई थी, जनवरी को हुई थी। जून मेरा मुंह से आ रहा है, यानी कि 8 जनवरी को जो एग्जाम हुई थी उसी में ये भाग 1 से क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो यानी कि इतने इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये जो उपन्यास है इनके भागों का प्रकाशन कब हुआ था, या भागों को क्या कहते हैं। अगर उसने सन पूछा है तो हो सकता है वो अगली बार आपसे इनके नाम भी पूछ ले कि भाग 1 को क्या कहते हैं या भाग 2 को क्या कहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पिछली ही एग्जामों में PYQ आप उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए आपको ये सारी चीजें अलग अलग डिवाइड करके देखना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक श्रेणी। ये मनोवैज्ञानिक श्रेणी में लिखा गया। पहला तो ये कि किस श्रेणी में लिखा गया?
तो मनोवैज्ञानिक श्रेणी में लिखा गया। अच्छा, कोई उपन्यास, कहानी, नाटक या कोई अन्य गद्य विधा जो है, इनकी जो श्रेणियां है या जो इनकी विधा है, ये पूछी जाती है। यानी कि इनकी श्रेणियां कि भाई ये मनोविश्लेषणवाद में लिखा, व्यंग्यात्मक में लिखा, हास्यात्मक में लिखा, विचारात्मक शैली में लिखा, किस शैली में लिखा गया। तो अधिकतर का पूछा जाता है ना कि किस शैली में लिखा गया। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि शेखर एच ज्यूनी जो है वो मनोवैज्ञानिक श्रेणी में लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये बताओ कोई चीजें क्लियर तो हो रही है? कोई ऐसा डाउट तो नहीं है आप लोगों को? जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके को समझ में आ रहा है? अगर आप उपन्यास पढ़ के आए होंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे से समझ में आती होगी, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसे प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस रचना को ये भी कह देते हैं कि ये प्रकाशमान पुच्छल पुच्छल इसे प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो भाग एक है और भाग दो, जो अलग अलग भाग बटे। ये भाग जो है ये भी अलग अलग इन भागों के, मतलब इस भाग के अंदर भी भाग हमारे देखने को मिलते हैं। यानी जो भाग एक है वो 1940-41 में देखने को मिलता है, जिसे उत्थान हम कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्थान। भाग एक 1940-41 में, जिसे हम उत्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्थान। ये मैं आपको बता के आया हूँ कि भाग एक को उत्थान कहते हैं। प्रकाशन वर्ष 1940-41 है। शेखर एक जीवनी का भाग एक 1940-41, और उसका प्रथम सॉरी उसका जो नाम है वो उत्थान है। अब इसमें जो चार पार्ट है, इस भाग एक के भी चार पार्ट है। वो चार पार्ट आपको नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाग एक के निम्नलिखित में से कौन से चार पार्ट नहीं है, या कौन सा पार्ट है। ठीक है, या फिर भाग दो से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो ये नाम आपको भाग एक और भाग दो के अलग अलग अच्छे से दिमाग में याद होना चाहिए। पहला पार्ट इसका आता है उषा और ईश्वर। भाग एक का, या अर्थात जो कि उत्थान नाम से प्रकाशित हुआ था, उसका पहला भाग है उषा और ईश्वर। दूसरा है बीज और अंकुर। तीसरा है प्रकृति और पुरुष। और चौथा जो है पुरुष और परिस्थिति। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ये आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे यहाँ पर प्रकृति और पुरुष है, अब फिर से पुरुष और परिस्थिति आया, तो यहाँ पर जो पुरुष और परिस्थिति से ये भाग खत्म होगा, भाग एक। वहीं से भाग दो स्टार्ट होगा, पुरुष और परिस्थिति से भाग दो स्टार्ट होगा। बंधन और जिज्ञासा भाग दो का दूसरा पार्ट है। शशि और शेखर तीसरा पार्ट है। धागे, रस्सिया और गुच्छर, धागे, रस्सिया और गुच्छर, ये चौथा भाग है। अच्छा, एक चीज ये जरूर याद रखना कि इनके क्रम वाइज याद रखना कि भाई पहले कौन सा है, क्योंकि क्रम वाइज जमाने से भी आता है ना। ये आप खुद पीवाईक्यू लगाओ, या मैं जब आपको सोल्व कराऊंगा तो ये आपके दिमाग में फिर क्लियर होगा कि अरे बाप रे, इससे तो इतना क्वेश्चन आता है यार, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक भी ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। मैं सारी चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो एकदम दिमाग में घोल के पीना है आपको। ठीक है, और कैसे पीना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये साथ में क्लियर करता जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आते हैं। तो ये चीजें मैं आपको साथ में बताता हुआ जा रहा हूँ कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ये क्रम वाइज भी याद रखना, इनके नाम भी याद रखना। और ये भी याद रखना कि भाग एक जहां खत्म हुआ, उसी नाम से भाग दो स्टार्ट हुआ है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि भाई भाग दो कहाँ से स्टार्ट हुआ, भाग एक कहाँ खत्म हुआ, है ना। तो उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति, ये भाग एक के पार्ट है। भाग दो के पार्ट है पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रसिया और गुच्छर। ये भाग दो के पार्ट हो गए। क्लियर हुआ भाग एक और भाग दो? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बोलो भाई। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे हम चलेंगे, इसके आगे हम पात्रों को देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें यहाँ तक समझ में आ रही होगी।
चलो अब इसके पात्रों को हम देखते हैं। इसके पहले पुरुष पात्र हम देख लेते हैं कि पुरुष पात्र कौन सा है। पुरुष पात्र इसमें केंद्र में एक ही व्यक्ति आता है, शेखर, जो कि नायक है इस पूरी उपन्यास का, है ना। एक आता है हरिदत्त। हरिदत्त जो है शेखर के पिता, जो अनुशासन प्रिय थे। शेखर के पिता का नाम हरिदत्त था और उसमें शेखर, ये दो नाम आते हैं ना पुरुष पात्र में। इसमें स्त्री पात्र में हम देख लेते हैं। देखो मैं फिर क्लियर कर दूं, पात्रों से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। पात्रों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि काफी डीप में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको हर एक चीज हमें डीप में देखना है। बात करते हैं स्त्री पात्र की। स्त्री पात्र में सरस्वती। सरस्वती जो है शेखर की बहन, जो प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। यानी किसकी प्रेरक मूर्ति है? शेखर की है। शेखर की बहन जो है उसका नाम सरस्वती इसमें है, और वो प्रेरक या गुरु है शेखर की। तो शेखर, अगर क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है कि उपन्यास में शेखर की प्रेरक मूर्ति या शेखर के गुरु की कौन है, तो सरस्वती, यानी अर्थात उसकी बहन थी। ठीक है, तो ये सरस्वती हो गई। फिर आती शारदा, मद्रासी परिवार की लड़की, शेखर जिसे के प्रति आकर्षित था। अच्छा, मद्रासी परिवार की लड़की यानी जहाँ शेखर रहता था उसके पड़ोस में मद्रासी परिवार रहता था। उसमें उसकी जो लड़की थी मद्रासी परिवार वालों की, उनकी लड़की का नाम शारदा था, जिसके प्रति शेखर आकर्षित था, यानी जिसको शेखर को आकर्षण था। ठीक है, ये चीजें आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रही होगी कि कौन सा मद्रासी परिवार, सरस्वती कौन है, शेखर कौन है, शारदा कौन है, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। फिर आते हैं शशि पे। उपन्यास की नायिका शेखर की मौसेरी बहन, यानी मौसेरी बहन यानी मौसी की बहन, मौसेरी बहन यानी मौसी की लड़की को मौसेरी बहन कह देते। तो ये शशि जो है शेखर की मौसेरी बहन, जिसके प्रति शेखर आकर्षित था। देखो इस उपन्यास में आप पूरा पढ़ोगे तो आपको कहीं कहीं ये लगेगा कि शेखर शशि के प्रति उस भाव से आकर्षित नहीं था, और कुछ जगह लगेगा कि नहीं, शेखर को उसी भाव से शशि के प्रति आकर्षण था। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगी। लेकिन इस उपन्यास का पूरा जो कथा चित्र है या जो चीजें बताई गई वो पूरी इसी तरीके से बताई गई कि शेखर जो है शशि के प्रति आकर्षित था। ठीक है, फिर आती है शांति। 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है शांति। क्या है? तपेदिक से पीड़ित लड़की है। अच्छा, जब शशि के यहाँ शेखर जाता है और फिर शशि का पति उस पे शक करता है, उसको लात वात मारता है, तो फिर शशि और शेखर दोनों छोड़ के एक जगह अलग रहने लगते हैं। तो कुछ दिन बाद शशि की मृत्यु हो जाती है और शेखर फिर वहां से छोड़ के चला जाता है। ये पूरा उपन्यास आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कहानी या कथा जो दिमाग में चल रही है, ये कथा आपके दिमाग में चल रही होगी, किस तरीके से ये चीजें चल रही थी। ठीक है, और किस तरीके से शेखर को शशि लिखने के लिए प्रेरित करती है, वो किस तरीके से लिखता है, और वो लिखने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, या वो छपवाने के लिए नहीं होते तो ट्रेन से जाने के लिए उसको पैसे देती है। ये सारी चीजें यहाँ पे चलती है ना। गौण पात्र देखते हैं। शेखर की माँ मणिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र। शेखर की माँ मणिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र। कुमार शेखर का कॉलेज का मित्र है। कुमार कौन है? शेखर का कॉलेज का मित्र है। मनिका, मनिका या मणिका एक ही बात है ना, पेरिस और ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त करके आई लड़की है। इस उपन्यास में एक कथा एक साथ में ये भी चलती है कि मनिका इसमें विदेश से पढ़ के यानी ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त करके आती है, और मतलब काफी ज्यादा टैलेंटेड उसको दिखाया गया है इसमें। सदाशिव शेखर का अछूत मित्र है। रामेश्वर शशि का पति है। ये रामेश्वर शशि का पति है, ये याद रखना, क्योंकि शशि और रामेश्वर की लड़ाई होती है तो इसमें ये पूरी कहानी भी एक साथ, मतलब कथा भी इसके इर्द गिर्द चलती है ना। चलो अब इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं कि इस उपन्यास में कौन सी ऐसी लाइन है जो पंक्तियां जो आपको याद रखनी चाहिए, और इस उपन्यास में कौन से ऐसे मेन पार्ट है ना। यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली पे। फ्लैशबैक शैली का क्या मतलब होता है? फ्लैशबैक शैली का मतलब होता है कोई व्यक्ति पीछे की चीजों को सोचता है, यानी जो पीछे बीत चुका है वो फ्लैशबैक में हम कहते हैं ना कि अब इसको फ्लैशबैक में देखो। जब मूवी में होता है कि भाई अब इसको फ्लैशबैक में बताते हैं, या फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ऐसा हुआ होता है ना, तो ये फ्लैशबैक में, तो यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है।
फ्लैशबैक को ही पूर्व दीप्ति शैली कहते हैं। पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक यानी कि जो बीत चुका है लेकिन उसको एकदम फिर से वर्तमान के साथ कंटिन्यू कराया जाता है, वो फ्लैशबैक शैली। ठीक है। रोमा रोला के जया क्रिस्टल का प्रभाव, रोमा रोला का एक उपन्यास है जिसका नाम है जया क्रिस्टल। उसका प्रभाव इस उपन्यास में देखने को मिलता है। यानी आप जब रोमा रोला का जया क्रिस्टल पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार शेखर एक जीवनी और ये थोड़ा सा सिमिलर सा हमें महसूस हो रहा है, यानी उसका प्रभाव आपको इस पे देखने को मिलता है। तो कभी पूछ ले कि इस उपन्यास में किसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिला, तो रोमा रोला के जया क्रिस्टल का। ठीक है। बिंबो व प्रतीकों का प्रयोग किया गया। बिंबो या प्रतीकों का, प्रतीक क्या होता है, प्रतीक के माध्यम से चीजें बता रहा था। जैसे मैं बोल दूं कि भाई कुछ प्रतीक करके मैं आपको एग्जांपल समझाऊं कि ऐसा होता है या वैसा होता है, या कोई प्रतीक मैं आपको बता दूं, तो प्रतीकों के माध्यम से या बिंबों के माध्यम में इसमें चीजें चल रही थी, यानी पूरी रचनाएं हो रही थी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना ही चाहिए कि पहला तो ये फ्लैशबैक शैली यानी पूर्वदीप्ति शैली में ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जैसे शेखर एक जीवनी निम्नलिखित में से किस शैली में लिखा गया, तो वहां पर क्वेश्चन रहेगा फ्लैशबैक शैली, व्यंग्य शैली, बाकी और शैलियां रहेगी, तो आपको पता होना चाहिए फ्लैशबैक शैली में लिखा गया। ये भी पूछा जा सकता है कि इस उपन्यास पर किसका प्रभाव है, किसका प्रभाव सबसे ज्यादा था, तो रोमा रोला के जिया क्रिस्टोफ का। बिंबो व प्रतीकों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। ठीक है। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है, ये बताओ पहले मुझे, ऐसा तो नहीं हो रहा है हम ज्यादा फास्ट चल रहे हैं और आप चीजें समझ में नहीं आ रही। जो एक बार उपन्यास को एक रीड करके आया है कम से कम, उसके दिमाग में चीजें अपने आप तुरंत बैठ रही है, अपने आप उसके दिमाग में चल रही है। और जो एक रीड करके नहीं आया उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि शेखर कौन है, शशि कौन है, सरस्वती कौन है, मणिका कौन है, ये चीजें उसके दिमाग में नहीं चल रही होगी। लेकिन जो कम से कम एक रीड इसको करके आया है, एक बार उसने पढ़ा है, उसके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो रही होगी कि अच्छा हमने वहां पर ये सब पढ़ा था, हमने वहां पर ऐसा पढ़ा था। हो रहा है क्लियर स्टूडेंट? प्लीज एक बार बताइए मुझे, या कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है साहब, तो मूवी थोड़ी ना चल रही, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। मैंने पूछा समझ में आया या नहीं आया, तो ये यस या नो में आंसर होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ये पंक्ति किसकी है? इस तरीके से पंक्ति देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है, शेखर एक जीवनी की, गोदान की, आ, मतलब इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आपसे, मतलब अलग अलग उपन्यास आपको दिए दिए आएंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए शेखर एक जीवनी की ये पंक्ति है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टा हो देती है, क्या देती है? दृष्टा। जो यातना में है वो, सॉरी, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है ना। तो ये पंक्ति शेखर एक जीवनी की, ये याद रखना। ये पंक्तियों से भी क्वेश्चन अब नया ट्रेंड चला है कि वो पंक्तियां देता है और पूछा जाता है ये पंक्ति किस उपन्यास की या किस उपन्यासकार की है। अगर यहाँ पर वो डायरेक्ट उपन्यास ना देकर ये पूछ ले कि ये पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी है, अज्ञेय की है, शुक्ल की है, प्रेमचंद की है, इस तरीके से नाम दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों चीजें कि भाई ये पंक्ति शेखर एक जीवनी की है और शेखर एक जीवनी अज्ञे का हमारा उपन्यास है। तो इसको दोनों को चीजें एक साथ क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से पंक्तियां देकर आपसे या तो उपन्यास या उपन्यास का दोनों पूछा जा सकता है, या फिर उस उपन्यास में किस पात्र की ये पंक्ति है ना, तो ये पात्र भी पूछ लिया जाता है। हालांकि ये सारी पंक्तियों के पात्र नहीं पूछेंगे, जहाँ पात्र पूछे जाते हैं या जहाँ पात्र आते, उनको मैंने नीचे पात्र भी लिखकर आपको दी है ना। चलो अगली पंक्ति आती, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित किया।
प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, और अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित किया। ये पंक्ति भी हमारे शेखर एक जीवनी की है। ठीक है, तो ये पंक्तियां याद रखना कि ये पंक्तियां किस उपन्यास की है। किस उपन्यास की याद रख लोगे तो किस उपन्यासकार की है ये भी बता पाओगे। ये चीजें इस तरीके से चलती है। और आई होप कि आप उपन्यास पढ़ रहे होंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उपन्यासों को एक बार रीड जरूर करना, अन्यथा चीजें क्लियर नहीं होगी। और हमारे पास इतना टाइम या इतनी सारी चीजें यहाँ पर नहीं है कि मैं एक एक उपन्यासों को आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ के सुनाऊं। ठीक है, इसलिए मैंने उस उपन्यास से वो मेन चीजें निकाल ली जो आपको बताना चाहिए, जो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि भाई ये तो याद रखना ही है। ठीक है, आगे आते हैं। इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। ये सरस्वती शेखर से कहती है। देखो, मैंने कहा था कि जहां पर जिस पंक्ति में पात्रों के नाम आएंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो सरस्वती जो है शेखर से कहती है कि इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। ये सरस्वती शेखर से कहती है। ठीक है, फिर आता विवश क्रोध की चरम सीमा, एक आदर मांगने वाली चीजें। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? ये हमारे शेखर एक जीवनी की है। मैं फिर क्लियर कर दूं, ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां आपको पूरी नहीं है। यहाँ पर पूरी का मतलब कि जैसे कोई पहले ये 4 से 5 पंक्ति में है, वो 3 पंक्तियों में, कोई 4 पंक्तियों में यहाँ पर लिखा है, तो मैंने उसका शुरू का पार्ट उठाया। अब ये शुरू का पार्ट अगर आप याद रख लोगे तो डेफिनेटली आपको पूरी पंक्ति वहां पर याद आ जाएगी अगर एग्जाम में ये, क्योंकि देखो कोई भी पंक्ति आएगी जो शुरू से ही स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं कि वो बीच से कोई पंक्ति को स्टार्ट करेगा, नहीं, वो उस पंक्ति की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेगा। और हमने स्टार्टिंग वाला पार्ट याद रख लिया तो हमारा काम हो जाएगा। हमें सारी चीजें रटना नहीं, स्मार्ट स्टडी करो ताकि कम चीजें याद रखकर या कम चीजें पढ़कर भी नंबर अच्छे खासे ले आओ, है ना। इस तरीके से फिर आता है, प्रेम की और त्याग की विरुद्धावली बहुत ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। प्रेम और त्याग की विरुद्धावली, यानी इसका मतलब है कि अभी तक जितने कवि या साहित्यकार हुए उन्होंने प्रेम और त्याग की विरुद्धावली गाई मतलब कि विरुद्धावली बताई कि भाई प्रेम और त्याग के बीच में क्या विरोध होता है या क्या मतभेद होता है। लेकिन किसी ने घृणा और वासना के की प्रशंसा कभी किसी रचनाकार ने नहीं की। ये इस पंक्ति का सार है। रोमा रोला का यह वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए जिनमें उन्हें सह लेने की शक्ति है, यानी सत्य उन लोगों के लिए जो सत्य को सहन कर ले। ठीक है, अन्यथा असत्य ही सही है। ये इस पूरी पंक्ति में आता है और ये पंक्ति हमारी शेखर एक जीवनी की है। ठीक है, फिर आता है, आप अंधकार दूर करना चाहे तो यह कर सकते हैं कि रोशनी जला दें। अगर आप अंधकार दूर करना चाहें तो आप क्या कर सकते हो? रोशनी जला दे। यह नहीं कर सकते कि आप अंधकार का अंधियारा मिटा देना। मतलब आप अगर अंधकार मिटाना चाह रहे हो तो आप एक काम करो, रोशनी यानी बल्ब जला सकते हो, लेकिन आप उस अंधकार का अंधियारापन नहीं मिटा सकते। वो अंधियारापन तो रहेगा, बस आपने आपके इस पर्टिकुलर स्पेस में रोशनी कर ली है। तो ये जो पंक्ति है शेखर एक जीवनी की है। और ये शेखर जो है वो राघवन से कहता है। शेखर किससे कहता है? राघवन से कहता है कि भाई आप अगर अंधकार दूर करना चाहो तो आप रोशनी जला सकते हो, लेकिन आप उस अंधकार का अंधेरापन नहीं मिटा सकते। ये शेखर ने राघवन से कहा था। ठीक है, और शेखर एक जीवनी का भाग है, आगे की ये पंक्ति है। क्लियर हो रहा है? अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठेती रहना। शेखर ने सदाशिव से कहा था कि भाई अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठेती रहना। ये शेखर सदाशिव से कहता है। क्लियर हुआ? ये हमारा शेखर एक जीवनी पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट आईएमपी जिसे हम कहते हैं, हालांकि कंपटीशन में कोई चीज आईएमपी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी प्रायिकता लगभग 100% होती है एग्जाम में आने की। तो वो चीजें मैंने आपको पंक्तियां बता दी। मैंने ये बताया कि ये पंक्तियां, वो पात्र मैंने बताए, वो शैली मैंने बताई। उसके बाद मैंने आपको
यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पंक्ति देकर उपन्यास का नाम पूछा जा सकता है, पंक्ति देकर उपन्यासकार का नाम पूछा जा सकता है, और पंक्ति देकर पात्र का नाम पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किस पात्र की है, ठीक है। या फिर पात्र देकर उपन्यास पूछा जा सकता है। ये दिया जा सकता है कि इस पात्र में कौन सा उपन्यास है या नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न कम से कम ये मान के चलो 10 तरीके से, अलग अलग तरीके से वो से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। अब बड़े आगे हम, शेखर एक जीवनी एकदम कंप्लीट हुआ। अगर वो कंप्लीट हुआ तो हम बाण भट्ट की आत्मकथा पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सभी लोगों को क्लियर हुआ है? यस में आंसर कर दो एक बार। अच्छा, कौन कौन उपन्यास पढ़ के आया ये बताओ पहले तो। इस इन उपन्यासों को, अच्छा आपको एक चीज बता दूं, कम से कम 3 उपन्यास डेली आपको पढ़ के आना है, क्योंकि हम एक क्लास में मैक्सिमम 3 उपन्यास कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए कम से कम 3 उपन्यास तो आपको पढ़ के आना है ना, ठीक है। चलो, बढ़िया है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली सब कुछ याद हुआ होगा। अच्छा, आप लोगों के पीजीटी की एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारी चीजें जुड़ी, जैसे हमने गोदान पढ़ा था। अब गोदान हमने इतना डीप में देख लिया कि आपके पीजीटी की एग्जाम में आपको इससे अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी मोर देन इनफ है वहां पर, वहां के लिए। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? आंसर करो फटाफट एक बार। सभी लोग पढ़ के आए हैं इसको? थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है भाई, ये तो बहुत इजी चीज है। उसके लिए अपनी पीजीटी वाली क्लास में हम अपन बात करेंगे ना, ठीक है। उस बुक के लिए अपन उसमें बात करेंगे। ओके। हालांकि मेरी खुद की एक बुक है, अगर आप लोगों को चाहेगा तो लगभग उसमें 5 से 6 हजार क्वेश्चन मैंने कंपाइल कर रखे, तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन उसके बाद हम बाद में करेंगे। आप मेरे को मैसेज कर देना पर्सनल, वो चीजें मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है ये बताओ मुझे। पहले तो ये बताओ कि, अरे ठीक है, लेकिन भाई जब उपन्यास अगर कोई बंदा पढ़ के आया है, तो ये मान के चलो कि उसको अब सारी चीजें, क्योंकि मैंने उपन्यास के पात्र, उसकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां, वो किस विधा में लिखी गई, कि कौन से 2 भाग है, वो भाग कब प्रकाशित हुए, वही। अब उपन्यास नहीं पढ़ के आया तो फिर कैसे समझ में आएगा? जिसने उपन्यास नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये एकदम ऐसा कोरे कागज, मतलब पूरा। ठीक है, अच्छा है अगर आपने देखा है तो। बाकी जरूरत है नहीं आप लोगों की ऐसी, मतलब इन चीजों की। आप, हो सकता है कि आप मतलब यहीं से कंप्लीट कर लो। मैंने हर एक चीजें आपको कवर करा रहा हूँ, बारीक से बारीक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। अब आपको भटक, देखो कभी क्या होता है कि सिर्फ टीचर क्या करते हैं कि कंटेंट पढ़ा देते, और फिर बच्चे पीवाईक्यू खुद सोल्व करते और फिर उन अलग अलग पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करते। मैं साथ में आपको पैटर्न भी बताता जा रहा हूँ पीवाईक्यू के आधार पर, कि देखो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मैं आपके अंदर एक सोचने की स्किल डेवलप कर रहा हूँ, या यूं कहूँ कि आपके अंदर पूरा एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस तरीके से चीजें पढ़नी है, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं फिर बोल रहा हूँ, 3 उपन्यास आपको एक दिन में पढ़ के आना है। तो वो बहुत छोटा सा काम है, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप, अरे कोई टॉपिक तो खत्म होने दो भाई, उसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अब बिना
सिर्फ 2-3 उपन्यास का टेस्ट कैसे लेंगे? अगर क्वेश्चन बनाना है ठीक ठाक तो पूरा एक उपन्यास वाला पूरा टॉपिक खत्म होगा, तब उस उपन्यास के सारे उसके क्वेश्चन ही तो बनाएंगे ना। वो टॉपिक खत्म हुआ डेफिनेटली हम टेस्ट लेंगे। और टेस्ट नहीं, मैं आपको पीवाईक्यू लाइव क्लास में भी सोल्व कराऊंगा, कुछ टेस्ट में लाइव क्लास में भी सोल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा के ऊपर बात करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इनको एक बार रीड करके आना बहुत जरूरी है इन उपन्यासों को, अन्यथा यहाँ पर फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर एक बार भी रीड करके आ गए तो ये मान के चलो यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि सारी चीजें दिमाग में डेवलप होने लग जाएगी कि हमने ये पढ़ा था, अच्छा इसका मतलब ये है, या इसका इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें चलेगी। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। चलो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को? बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। और बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हुआ। 1946 में बाण भट्ट की आत्मकथा प्रकाशित हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ, ये मैं बता चुका हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, बच्चन साहब, इन तीन व्यक्तियों का जन्म हमारा 1907 में हुआ है ना, ये याद रखना। दिनकर साहब का जन्म 1908 में हुआ। तो ये चीजें आपको ये सन वाइज याद रखना, एकदम दिमाग में बिठा के रखना। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा यानी कि वो जो हमारे कवि बाण भट्ट थे, उनकी आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है। किसमें प्रकाशित है? विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है ये, ठीक है। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है। अच्छा एक चीज मैं फिर क्लियर कर दूं, अभी तो हालांकि उपन्यास में इतनी पत्रिकाएं और ये नहीं आते, संग्रह और पत्रिकाएं नहीं आते, लेकिन इसके बाद जब हम कहानी और नाटक पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लगभग लगभग ये मान के चलो कि आधे क्वेश्चन उपन्यास मतलब उस कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित है ये क्वेश्चन आता है। मतलब ये मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली उस यूनिट से पक्के हैं कि जो उनकी पत्रिकाएं पूछेंगे ये किस पत्रिका में प्रकाशित है ना। और दूसरा ये कि वो पत्रिका के साथ साथ फिर वो ये पूछते कि ये जो उपन्यास है, पत्रिका, एक तो पत्रिका हो जाता है और एक कहानी संग्रह हो जाता है, या उनका नाटक संग्रह, यानी एक संग्रह हो जाता है, जो भी विधा होती है उसका संग्रह हो जाता है। तो संग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उपन्यास में इतना संग्रह और पत्रिकाओं का महत्व नहीं है, लेकिन हाँ कहानी में बहुत ज्यादा है। और कहानी में डेफिनेटली वहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप भी पीवाईक्यू उठा के देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा हो कि अच्छे खासे क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। इसलिए इन जो से होता ना कि किन मेजर पॉइंट पर या किन मेजर टॉपिकों पर हम फोकस करें, तो ये टॉपिक हो जाते हैं कि भाई इनको तो छोड़ना ही नहीं है। ये एकदम रट लो, घोल लो, दिमाग में एकदम बिठा लो ना। तो जैसे विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है बाण भट्ट की आत्मकथा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास है, इतना याद रखना है। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो या नहीं पढ़े होंगे तो फिर जाके पढ़ना, तब जाके समझ में आएगा, लेकिन ये पढ़ के तो आपको ही आना पड़ेगा ना। अब हम आ रहे हैं बाण भट्ट, बाण भट्ट को देखते हैं कि बाण भट्ट कौन सा है, क्योंकि पात्र हम देख रहे हैं। तो बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन का राज पंडित था। जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन का राज पंडित, यानी राज पंडित का यानी उसके राजराजशाही में बाण भट्ट रहता था। ठीक है, उपन्यास का नायक भी बाण भट्ट है और वास्तविक नाम इसका दक्ष भट्ट है। अब ये जो वास्तविक नाम वाला पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है डायरेक्ट कि बाण भट्ट का वास्तविक नाम क्या था? दक्ष भट्ट है ना। तो ये क्वेश्चन आपको, ये आप जैसे होता क्या है कि बच्चे इनको हल्के में ले लेते हैं। और ये इजी क्वेश्चन जब बच्चा गलत करके आता है ना, तो ये मान के चलो एग्जाम से डेफिनेटली बाहर हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर कोई व्यक्ति याद कर लेगा। तो ये आपको भी याद करना है। जैसे कुछ चीजें टफ हो जाती है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है, वो सबके लिए कठिन है। वो जो
सबके लिए अगर कठिन है तो हो सकता है किसी का सही होगा, किसी का कम होगा, तो सही होने की प्रायिकता वहां कम होती है। तो आपके साथ भी होता है, उनके साथ भी होता है, तो आप एग्जाम में बने रहते हो। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होती है, अगर ये गलत की है तो ये मान के चलो एग्जाम से फिर सीधे बाहर हो जाओगे, सीधे बाहर। इसलिए ये गलत मत करना। तो ये बाणभट्ट का पूरा परिचय हुआ। बाणभट्ट पात्र है हमारे, बाणभट्ट की आत्मकथा का। हर्षवर्धन का राज पंडित था, यानी राजसमय में रहता था। उपन्यास का नायक भी है, और वास्तविक नाम इसका दक्ष भट्ट है। ठीक है, आगे आते हैं। बाणभट्ट के बाद आती है निपुणिका। निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा जो बाणभट्ट से प्रेम करती है। अच्छा, निपुणिका जो है वो किससे प्रेम करती है? बाणभट्ट से प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है? बाणभट्ट से। मंडली नायक की भी पात्र रही है। मंडली नायक जो है, मंडली नाटक की भी पात्र रही है। एक मंडली नामक नाटक भी लिखी गई है, उसकी पात्र भी निपुणिका रही है ना। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं जुड़ा ही है मंडली, लेकिन ये याद रख लेना, कभी हो सकता है ये इस पे भी क्वेश्चन पूछ ले। पान की दुकान चलाती है। निपुणिका किसकी दुकान चलाती है? पान की दुकान चलाती है, विधवा है, जो कि बाणभट्ट से प्रेम करती है। अब आता है, अच्छा ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ना, ये वाला इसमें से वो पार्ट उठा है जो प्रेम प्रसंग वाला पार्ट है। बाणभट्ट का जो प्रेम प्रसंग वाला पार्ट है वो इस आत्मकथा में बताया गया है यहाँ पर, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वो वाला पार्ट उठाया है। फिर आती भट्टनी। भट्टनी राजकन्या है। भट्टनी राजकन्या है, तुअर मिलिंद की पुत्री है। तुअर मिलिंद जो है उसकी पुत्री है भट्टनी, जो कि राजकन्या है। अपहरण होना और छुड़वाना केंद्र में इस पूरे उपन्यास में, यानी भट्टनी का अपहरण होता है, फिर बाणभट्ट उसको छुड़वा के लाता है, बाणभट्ट छुड़ाने जाता है। तो ये पूरा एक केंद्र में कहता चलती है। जब बाणभट्ट भट्टनी से प्रेम करता है, निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती है। तो ये जो एक पैरेलल चीजें चलती है, ये आपको इस उपन्यास को पढ़ने पे चीजें एकदम क्लियर होती जाएगी आपके दिमाग में, कि कौन किससे प्रेम करता है और ये प्रेम का आगे किस तरीके से चीजें चल रही है ना। तो ये पता होना चाहिए कि निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती है, बाणभट्ट भट्टनी से प्रेम करता है। तो ये चीजें चलती है। फिर इसमें गौण पात्र आते हैं। गौण पात्र में आते हैं अघोर भैरव। अघोर भैरव जो है वो वाम मार्गी साधक है। कौन है? वाम मार्गी साधक अघोर भैरव है। लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी। भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी लोरिक देव है। अच्छा, ये जो यहाँ पर लिखा कि कौन कहाँ का स्वामी है, कौन, इनके परिचय के साथ याद रखना है ना, अन्यथा जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे वहां। सुगत भट्ट। सुगत भट्ट जो है वो बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य है। सुगत भट्ट कौन है? बौद्ध भिक्षु और आचार्य है। महामाया ग्रह वर्मा की रानी है। ग्रह वर्मा की रानी जो है वो महामाया है। सुचरिता। सुचरिता उपकथा, उपकथा या उपन्यास की नायिका है। उपकथा या उपन्यास की नायिका सुचरिता है ना। अन्य नाम इसमें हर्षवर्धन आता है, डेफिनेटली। कर्ष कृष्णवर्धन आता है, विग्रह वर्मा आता है, तुअर मिलिंद आता है, और राजश्री आता है। राजश्री हर्षवर्धन की बहन है, इतना याद रखना है ना। कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुअर मिलिंद, राजश्री, हर्षवर्धन, ये कुछ नाम और आते हैं जो इस उपन्यास के गौण पात्र होते हैं। ठीक है, तो इस उपन्यास के तीन मेन पार्ट नाम याद रखना है, बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका। इनके ऊपर पूरा उपन्यास चलता है। केंद्र में बाणभट्ट रहता है। भट्टनी सॉरी गौण पात्र में फिर आपको याद रखना अघोर भैरव, वामर्गी साधक है। लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है। सुगत भद बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य है। महामाया ग्रहवर्मा की रानी है। सुचरिता उपकथा की नायिका है। और अन्य में अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, ग्रहवर्मा, तुअर मिलिंद और राजश्री, ये इसके कुछ और पार्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम इसका प्रमुख उद्धरण देख लेते। उद्धरण का मतलब कि कुछ पंक्तियां हम देख लेते जो इस बाणभट्ट की इसमें आती है, और वो किसकी है ये भी हम आगे देखेंगे ना। पहली पंक्ति आती है, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरने मनुष्य को आप आसपास देखने की फुसरत फुर्सत कहाँ है। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरने मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ है। यह पंक्ति किसकी है? तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा की। अगर ऐसी पंक्ति आती है तो याद रखना है बाणभट्ट की आत्मकथा की है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, यह किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अगर उपन्यासकार पूछे तो, है ना।
भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरने मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। ठीक है। फिर आता है लज्जा, जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। लज्जा जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। बाणभट्ट की आत्मकथा की पंक्ति है। चिंता में निम्न मनुष्य अंधा होता है। निमग्न मनुष्य, ये निमग्न मनुष्य ना, चिंता में निमग्न मनुष्य, या चिंता में विलीन मनुष्य, इसको निमग्न की जगह अगर आप समझ में नहीं आ रहा ये शब्द, तो चिंता में विलीन मनुष्य अंधा होता है, ये भी याद रख सकते हो। और ये पंक्ति हमारी कहाँ किसकी है? बाणभट्ट की आत्मकथा की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब चलो पात्रों के आधार पर देख लेते हैं। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, ये बाणभट्ट की पंक्ति है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। ठीक है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, बाणभट्ट की पंक्ति है। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है। चारू स्मिता की पंक्ति है कि दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है, चारू स्मिता की। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है, निपुणिका की पंक्ति है। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है, ये किसकी पंक्ति है? निपुणिका की है। मैं स्त्री शरीर को देव शरीर के समान पवित्र मानता हूँ, ये बाणभट्ट कहता है। मैं स्त्री शरीर को देव शरीर के स्वरूप पवित्र मानता हूँ ना, ये बाणभट्ट की पंक्ति है। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है, निपुणिका कहती है। चलो आगे आते हैं। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बना है आर्य, ये सुचरिता की पंक्ति है। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बना है, ये किसकी पंक्ति है? सुचरिता की। अच्छा एक चीज और मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि इन पंक्तियों के आगे भी पंक्तियां है, अभी मतलब इसके आगे भी चीजें हैं, लेकिन मैंने उस स्टार्टिंग का पार्ट उठाया है, तो आप ताकि कभी एग्जाम में पूरी पंक्ति भी आए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये पंक्ति किसी और की नहीं, ये शुरू का पार्ट याद रख लो और इससे आप लगा सकते हो कि सुचरिता की। ठीक है। फिर आता है डरता किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, ये अघोर भैरव कहता है। डरता किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं और वेद से भी नहीं, है ना। तो ये पंक्ति किसकी? अघोर भैरव की है। तो ये पंक्तियों देकर डायरेक्ट पात्र पूछेंगे, पंक्तियां देकर डायरेक्ट उपन्यास पूछेगा, या पंक्तियां देकर डायरेक्ट उपन्यासकार का नाम पूछेगा, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। ठीक है। आप में से कोई बोल रहा है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु बेटा मैंने पहले दिन ही करा दिया है, देख के आओ, या रिकॉर्डेड क्लास देखो, ग्रुप पे पड़ी हुई है आपके। ठीक है। आप लोग कहाँ किस जमाने में जी रहे हो? अगर ये चीजें नहीं देख रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो बताओ। क्लियर हो रहा है? ये बाणभट्ट की आत्मकथा समझ में आई या नहीं आई बिल्कुल भी? बोलो भाई। देखो कुछ चीजें ऐसी पॉइंट है जो आपको बिल्कुल एकदम याद रखना है। जैसे किसी उपन्यास में कोई गांव का नाम आया है, कितने भी गांव के नाम आए याद रख लो, क्रम वाइज रख लो तो और अच्छी बात है। कोई ऐसा स्थान आया है जो याद रखना है, याद रख लो। कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां जो किस पात्र की है याद रख लो। पात्रों के नाम सबको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद उस उपन्यास में कोई ऐसी चीजें हुई है जो यानी कि किसी के ऊपर लिखा गया है, किसी शैली पे लिखा गया है, तो वो याद रख लो। पूर्व दीप्ति शैली पे लिखा गया है, या फिर वैज्ञानिक, या फिर किसी भी प्रकार की अगर ऐसी चीजें हो रही तो ये प्रमुख चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है। बोलो भाई कोई क्वेश्चन है क्या? अगर कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बताओ मुझे। स्टूडेंट प्लीज कमेंट करो, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। जो बाणभट्ट की आत्मकथा को पढ़ के आया उसको डेफिनेटली पूरी कहानी उसके दिमाग में चली कि हाँ किस तरीके से निपुणिका, किस तरीके से बाणभट्ट।
ये पूरा एक तरीके से प्रेम प्रसंग पे पूरी चीजें चलती है। सभी लोगों को क्लियर है? अरे नहीं, ये दिमाग में सोच भी मत लाओ कि इस बार ये नहीं होगा, नहीं भाई नहीं। ये चीजें जून के लिए ही करना है, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ सटीकता से याद कर लो। अब यार इतनी मेहनत अगर नहीं कर सकते हो कि आप एक दिन पहले 3 उपन्यास को सिर्फ रीड करके अगर नहीं आ सकते हो, तो फिर थोड़ा सा सोचनी है आप लोगों के लिए। बस इतना तो करके आना पड़ेगा कि क्लास से पहले, यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो यहाँ पर क्रम वाइज जुड़ा है। नहीं, वो मैं सबको बोल रहा हूँ कि ये जो मैं तैयारी करा रहा हूँ ये जून के लिए है, और जून में ही एग्जाम निकालना है। दूसरी बात ये कि आप अगर इतना नहीं कर सकते हो कि यार आपको मैंने बता रखा कि मैं अगले दिन कौन से 3 उपन्यास पढ़ाऊंगा, दो जो भी। देखो 1 घंटे में जितने उपन्यास हो, कभी छोटे उपन्यास होते तो ज्यादा 3 हो जाते, कभी 2 ही हो पाते ना। समय बचता तो हम 2 कर लेते, ज्यादा होता तो 3 कर लेते, ऐसा चीज सीन हमारा रहता है। तो जब आपको इतना पता है कि ये चीजें हैं, तो भाई मैंने इतनी आसान कर दिया आपके लिए कि जो नोट्स आपको कम से कम 4 महीने लगेंगे सारे कहानी नाटक उपन्यास से बनाने में, चीजें करके ना, वो नोट्स में आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, नोट्स को अच्छे से पढ़ना, और एक एक दो मतलब एक एक बार रीड करते हो जाना, इन उपन्यासों को 1-2 बार रीड करते हो जाओ। उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट पंक्तियां आपको दे दी, इंपॉर्टेंट पात्र मैंने दे दिए, उनके स्थानों को मैं बताता जा रहा हूँ, और मैं तो डायरेक्ट बताता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन ये ऐसे बनेंगे ना। ये कोई नहीं बताता किस तरीके से क्वेश्चन बनने का चांस, क्योंकि पीवाईक्यू का जो पैटर्न होता है उसके आधार पर हम देखते हैं कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन बनते जाते हैं हमारे ना। तो उन चीजों को भी ज्यादा फोकस करो कि हाँ सर ने बताया था इस तरीके से, तो हमें इस तरीके से चीजें करना है, ठीक है। तो यार इतना तो आपको करना पड़ेगा, अगर इतना नहीं कर रहे हो तो फिर ये समझो कि आप क्योंकि भाई जीआरएफ मतलब बहुत बड़ी चीज है यार। जीआरएफ के लिए बच्चे जान तक दे देते, जान का मतलब कि जान लगा देते बच्चे एग्जाम के लिए जीआरएफ में ना। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। और ये उपन्यास, अच्छा ऐसा भी नहीं कि मैंने उपन्यास आपको पूरा प्रिंटेड नहीं दिया, पहले मैंने उपन्यास प्रिंटेड दिया, उनको पढ़ो। फिर मैंने उस उपन्यास से क्या चीजें इम्पोर्ट मेन है जो पढ़ना चाहिए, उसके नोट्स भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ ना। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकता है कोई टीचर, कि भाई आपको तो खुद के शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने, सब कुछ बना बुना दे दिया इस 2 महीने के लिए। अब बस आपको करना है रीड, जितनी बार कर सकते हो। अगला मैं इसका टेस्ट भी आपका लूंगा, तो इससे ज्यादा कौन आपके लिए इतनी मेहनत करेगा, ये बताओ। इतनी चीजें आपको एक साथ मिल गई है कि भाई उपन्यास का प्रिंटेड नोट्स दिया है, पढ़ के आना है सिर्फ। वो उपन्यास के शॉर्ट नोट्स के आधार पर सर पढ़ा रहे हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए हैं। उनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, चीजें समझ में आएगी, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, डेफिनेटली कह रहा हूँ। ये चीजें हम जब जून में आपकी एग्जाम होगी उस दिन मैं आपको ये यहाँ के इस क्लासेस के स्क्रीनशॉट आपको सेंड करूंगा कि देख लो भाई, ये यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आ गए, बताओ फिर। और मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि भाई देखो, कभी उपन्यासकार का पूछेगा तो कभी उपन्यास का नाम पूछ लिया जाएगा, कभी पात्र के आधार पर डायरेक्ट उपन्यास, ये इस तरीके से क्वेश्चन का जो मैं दिमाग में सिनॉप्सिस बना रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में मैं सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप जब टेस्ट दोगे तो और कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि यहाँ से कूट वाले क्वेश्चन भी बनते, तो वो कूट वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप से कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, क्या पैटर्न उनका होता है कूट वाले क्वेश्चन का। ओके, तो अगर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो भाई मेहनत कर लो। आपको इतना बस यार रीड करना है, करने भी क्या है आपको काम पढ़ाई के अलावा। तो अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर थोड़ा सा सोचो बैठ के एक जगह ना। चलो अब बात करते हैं। टाइम हो गया क्या हमारा? चलो, कल ये उपन्यास पूरा होगा भी नहीं हमारा, इसको कल ही पढ़ेंगे ना। इसको डीप न मेला आंचल बहुत प्यारा उपन्यास है, और बहुत अच्छा उपन्यास है मेला आंचल, है ना। मेला आंचल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम कल ही पढ़ेंगे। फणेश्वर नाथ रेणु का है, तो ये चीजें हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ,
जो नोट्स मैंने दे रखे उसमें जिस क्रम से उपन्यास है इन मेरे हैंड रिटन नोट्स में, उसके आधार पर आप वहां से उपन्यास को एक बार रीड करके आओ, फुल उपन्यास को। तो एक दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या कथा इस उपन्यास में चली है। फिर वो कथा में एक बार यहाँ पर सारांश आपको बता देता हूँ, उसके फिर पात्र में बता देता हूँ, उन पात्रों का क्या काम था, किसने क्या कहा था, किसका क्या काम था, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। बोलो भाई। आप आप मुझे मैसेज करो, मैं वहां पे बताता हूँ आपको ना। ठीक है। आप मुझे मैसेज कर दो, अभी मैं बता देता हूँ वहां पे। देखो, मेरा नाम निर्मल झलाया है। आप लोग परिचय की पूछ रहे हो तो, और मैं आप लोगों को हिंदी टीच कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदी पढ़ा रहा हूँ। और नेट जेआरएफ के लिए हमारी ये क्लास चल रही है। इस क्लास में हम वो सारे प्रयास करेंगे जिनसे आपका जेआरएफ हो जाए। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ पे है। अगर जेआरएफ होगा तो नेट और पीएचडी तो वैसे ही होगा। और मैं वो हर चीज अवेलेबल करा रहा हूँ आपको, कि आपको कोई मेहनत नहीं करना है इन 2 महीनों में। वो शॉर्ट नोट्स, वो टेस्ट सीरीज, वो कंटेंट, वो प्रिंटेड कंटेंट, सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपका बस एक काम रहेगा, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। एक ही काम है, पढ़ना, ठीक है। तो उसको जितनी बार हो सके, जितना हो सके उतना पढ़ना। और आपको मेरा नाम पता चल ही गया होगा, निर्मल मेरा नाम है। ओके। ठीक है। और जिनको पीजीटी के लिए एमसीक्यूज वाला वो है, मुझे क्वेश्चन मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।